नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं जिसने दशकों तक ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रखा और दुनिया भर में भी इसकी गूंज सुनाई दी। ये कहानी है 9 हफ्ते की अजीरिया चेम्बरलेन के रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने की। हाँ, एक बहुत ही दुखद और उलझी हुई कहानी। हमारे पास कई स्रोत हैं, उस समय की जो खबरें थीं, अदालती कार्यवाही के लंबे चौड़े सारांश हैं और इस पूरी कहानी की एक टाइमलाइन भी है। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं जो दुखद तो है ही, पर चौंकाने वाली भी बहुत है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाना कि आखिर हुआ क्या था उस रात उलुरू में। कानूनी प्रक्रिया में इतने उतार चढ़ाव क्यों आए और इस एक घटना ने समाज को, कानून को, यहाँ तक कि जंगली जानवरों के बारे में हमारी सोच को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। सही। चलिए इस तहकीकात में उतरते हैं। शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है 17 अगस्त 1980 की रात से। जगह है ऑस्ट्रेलिया का मशहूर उलुरू, जिसे तब आयर्स रॉक कहते थे। हाँ, आयर्स रॉक। लिंडी चेम्बरलेन क्रेटन और माइकल चेम्बरलेन, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट धर्म को मानते थे, अपने बच्चों के साथ वहां कैंपिंग कर रहे थे और तभी उनकी 9 हफ्ते की बेटी अजेरिया अपने टेंट से गायब हो गई। एकदम से गायब। माता पिता का कहना था, और वो इस पर आखिर तक कायम रहे, कि एक डिंगो ऑस्ट्रेलिया का जंगली कुत्ता, हाँ डिंगो, वो उनके टेंट में घुस आया और बच्ची को उठा कर ले गया। उस रात और उसके बाद भी अजेरिया का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय कुछ खून सने कपड़ों के। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। शुरुआती खोजबीन हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई। दिसंबर 1980 में एलिस स्प्रिंग्स में पहली कोरोनियल जांच बैठाई गई। कोरोनियल जांच मौत का कारण पता करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मौत का कारण पता लगाने के लिए। मजिस्ट्रेट डेनिस बैरेट थे इसके अध्यक्ष। तो क्या नतीजा निकला? क्या उन्होंने माता पिता की डिंगो वाली बात मानी? हाँ, शुरुआत में तो यही लगा। फरवरी 1981 में मैजिस्ट्रेट बैरेट का निष्कर्ष यही था कि सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बच्ची को डिंगो ही ले गया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात जोड़ दी जिसने शक के बीज बो दिए। क्या बात? उन्होंने कहा कि हो सकता है हमले के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची के शव को कहीं और ठिकाने लगा दिया हो। ओह, अज्ञात व्यक्ति क्या उनका इशारा माता पिता की तरफ था? सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इस एक लाइन ने ना जांच को खुला छोड़ दिया। पुलिस के मन में, जनता के मन में सवाल उठने लगे। अगर डिंगो ले गया तो भाई शव क्यों नहीं मिला? सही बात है। क्या कहानी में कुछ और भी है? हाँ। इसी शक के चलते मामला बंद नहीं हुआ। रुका नहीं। 1981 में डार्विन में एक और दूसरी जांच शुरू हुई। दूसरी जांच? हाँ, इसमें और ज्यादा फोरेंसिक सबूत जुटाए गए। पुलिस ने नए सिरे से पड़ताल की। और इस दूसरी जांच का नतीजा क्या निकला? क्या उसने पहले वाले निष्कर्ष को पक्का किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। कैसे? दूसरी जांच के बाद फरवरी 1982 में हालात इतने बदल गए कि शक की सुई घूमकर सीधा माता पिता पर आ गई। क्या? हाँ, लिंडी चेम्बरलेन पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया गया। हे भगवान। और माइकल पर, उनके पति पर, हत्या के बाद सबूत मिटाने में मदद करने का आरोप। ये तो अविश्वसनीय है। डिंगो की कहानी से सीधे हत्या का आरोप, किस बुना पे? क्या सबूत थे? यहीं पर फोरेंसिक सबूतों की भूमिका बहुत अहम और मैं कहूंगा बहुत विवादास्पद हो जाती है। सितंबर 1982 में जब मुकदमा शुरू हुआ तो अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन, उनका पूरा केस कुछ फोरेंसिक दावों पर ही टिका था। जैसे कि? सबसे सनसनीखेज दावा था, परिवार की जो कार थी उसमें भ्रूण हीमोग्लोबिन मिला है। भ्रूण हीमोग्लोबिन यानी नवजात बच्चे का खून तार में। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। गंभीर तो था, लेकिन ये सबूत शुरू से ही विवादों में रहा। क्यों? देखिए, उस समय की जो फोरेंसिक तकनीकें थीं वो आज जितनी एडवांस नहीं थी। अच्छा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस टेस्ट से ये नतीजा निकाला गया वो भरोसेमंद नहीं था। वो किसी वयस्क के खून से या शायद किसी और चीज से भी पॉजिटिव आ सकता था। पक्का नहीं था कि वो बच्चे का ही खून था। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल था। फिर अजीरिया का वो खून सना जंपसूट जो टेंट से कुछ दूरी पर मिला था। हाँ, उसका क्या? अभियोजन पक्ष ने उसे भी अपने तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि जंपसूट पर जो कट के निशान हैं वो किसी जानवर के दांतों के नहीं लगते। तो फिर? वो लगते हैं जैसे कैंची से या किसी औजार से काटे गए। ओह। तो एक तरफ माता पिता की डिंगो वाली कहानी, दूसरी तरफ ये फोरेंसिक सबूत। और जनता क्या सोच रही थी? मीडिया, आपने उनके धर्म का भी जिक्र किया था।
हाँ, और ये पहलू भी बहुत डर मेत रखता है। देखिए, लिंडी चैम्बरलेन का जो व्यवहार था ना, मीडिया में और जनता के एक बड़े हिस्से को वो अजीब लग रहा था। अजीब क्यों? वो सार्वजनिक तौर पर बहुत शांत दिखती थी, बहुत कंट्रोल्ड। जो लोगों की एक दुखी माँ की छवि होती है ना, उससे वो मेल नहीं खाती थी। फिर उनका वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट विश्वास, जिसे कई लोग ठीक से समझते नहीं थे, उसने भी अटकलों को, पूर्वाग्रहों को हवा दी। मतलब लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगे? हाँ, मीडिया ने तो इस केस को हाथों हाथ लिया और अक्सर उन्हें एक ठंडी, भावनाहीन औरत के तौर पर दिखाया गया। और ये भी था कि डिंगो बच्चे को ले जाए, ये बात ही उस समय बहुतों को यकीन करने लायक नहीं लगती थी। अच्छा, ये भी था। हाँ, तो इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जो चैम्बरलेन दंपति के खिलाफ था। तो फिर जूरी ने क्या माना? फोरेंसिक सबूतों पर यकीन किया? हाँ, 29 अक्टूबर 1982 को जूरी ने अपना फैसला सुनाया। लिंडी चैम्बरलेन को हत्या का दोषी पाया गया। दोषी? हाँ, और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास? और माइकल चैम्बरलेन को सहायक होने का दोषी पाया गया और उन्हें सस्पेंडेड सजा मिली, मतलब जेल नहीं जाना पड़ा तुरंत। ये तो भयानक है, खासकर अगर वो निर्दोष थे। लेकिन आपने कहा था कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लिंडी जेल चली गई, लेकिन उनके जो समर्थक थे, कुछ पत्रकार थे, वो लगातार इस फैसले पर सवाल उठाते रहे। फोरेंसिक सबूतों की जो कमियां थी, उन्हें उजागर करते रहे। और फिर सालों बाद 1986 में एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। क्या मिला? कोई नया सबूत? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत। उलुरू के पास ऐसी जगह जहां डिंगो की मानदेय होने के लिए जानी जाती थी, हाँ, वहां अजीरिया की मैटनी जैकेट मिली। मैटनी जैकेट? ये क्या है? वो कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा था, एक तरह की ऊनी जैकेट जो अजीरिया ने उस रात पहनी हुई थी और जो अब तक मिली नहीं थी। और ये मिलना इतना अहम क्यों था? इसलिए था क्योंकि ये मिली कहां थी? डिंगो मांदो के पास। ये जगह माता पिता की कहानी से पूरी तरह मेल खाती थी। अच्छा। और ये अभियोजन पक्ष के उस सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ जाती थी कि लिंडी ने कार में हत्या की और शव को कहीं और ठिकाने लगाया। हाँ, अगर ऐसा होता तो ये जैकेट डिंगो इलाके में कैसे पहुंचती? बिल्कुल सही। इस एक सबूत ने प्रोसिक्यूशन के केस की पूरी नींव हिला दी। तो इसका कानूनी असर क्या हुआ फिर? क्या केस दोबारा खुला? असर बहुत बड़ा हुआ। इस खोज के आधार पर मामले की फिर से जांच के लिए एक रॉयल कमीशन बनाया गया। अच्छा, कमीशन बैठा? हाँ, और कमीशन की रिपोर्ट के बाद नॉर्दर्न टेरिटरी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील्स ने 15 सितंबर 1988 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या फैसला था? उन्होंने सर्वसम्मति से, मतलब सारे जजों ने मिलकर, लिंडी और माइकल चैम्बरलेन के खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों और सजाओं को रद्द कर दिया। सारे? मतलब पूरी तरह बरी? पूरी तरह से दोषमुक्त, एक्विटेड। दोषमुक्त? वाह, सालों जेल में बिताने के बाद ये तो न्याय की एक बहुत बड़ी जीत लगती है। जीत तो थी, यकीनन थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर उन्होंने हत्या नहीं की तो अजरिया की मौत हुई कैसे? सजा रद्द होने का मतलब ये नहीं था कि मौत का कारण आधिकारिक तौर पर बदल गया है। अच्छा, मतलब कानूनी तौर पर अभी भी साफ नहीं था कि हुआ क्या। हाँ, वो अभी तय होना बाकी था। तो क्या फिर से जांच हुई? 1995 में तीसरी कोरोनियल जांच हुई। तीसरी? हाँ, लेकिन इस बार भी कोरोनर किसी पक्के नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उन्होंने खुला निष्कर्ष दिया, जिसे ओपन फाइंडिंग कहते हैं। ओपन फाइंडिंग मतलब ये कि जो सबूत उस समय मौजूद थे, उनके आधार पर मौत का पक्का कारण तय नहीं किया जा सकता। डिंगो वाली थ्योरी मजबूत जरूर हो गई थी, लेकिन उस पर अभी भी कानूनी मोहर लगनी बाकी थी। ये तो बहुत लंबा इंतजार हो गया। क्या कभी अंतिम फैसला आया कि क्या हुआ था? आया, लेकिन दशकों बाद। आप सोचिए, 2012 में। 2012? मतलब अजरिया के गायब होने के 32 साल बाद? हाँ, पूरे 32 साल बाद चौथी और अंतिम कोरोनियल जांच हुई। चौथी? जी, और इस बार कोरोनर एलिजाबेथ मॉरिस ने बिना किसी शक शुबे के साफ तौर पर यह नतीजा निकाला कि अजारिया चैम्बरलेन की मौत का कारण एक या एक से ज्यादा डिंगो द्वारा हमला किया जाना और उसे ले जाना था। आखिर में 32 साल बाद आधिकारिक तौर पर माना गया कि डिंगो ही जिम्मेदार था। बिल्कुल, और कोरोनर ने आदेश दिया कि अजारिया के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण डिंगो द्वारा हमला लिखा जाए। ये चैम्बरलेन परिवार के लिए आप कह सकती हैं एक तरह का अंतिम न्याय था, उनकी दशकों पुरानी कहानी की आधिकारिक पुष्टि। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि न्याय प्रणाली कितनी जटिल हो सकती है और सच सामने लाने के लिए कितनी लगन की जरूरत पड़ती है, खासकर जब नए सबूत सामने आते हैं। इस पूरे मामले को अगर हम देखें, इतने सालों के ये उतार चढ़ाव, आरोप, सजा, फिर बरी होना,
और फिर ये अंतिम निष्कर्ष, इससे क्या बड़े सबक या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं? आपने फॉरेंसिक विज्ञान की बात की थी शुरुआत में। हाँ, ये मामला फॉरेंसिक विज्ञान की सीमाओं का और उसके गलत इस्तेमाल के खतरों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो जो भ्रूण हीमोग्लोबिन टेस्ट था, जिसे उस समय निर्णायक मान लिया गया था, हाँ। बाद में पता चला कि वो भरोसेमंद था ही नहीं। इसी तरह वो कपड़ों पर कट के निशानों की व्याख्या, वो भी बहस का मुद्दा बनी रही। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक सबूत कितने भी वस्तुनिष्ठ लगें, उनकी व्याख्या तो इंसान ही करते हैं और उसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जब ऐसी गलतियों पर किसी की आजादी या जिंदगी दांव पर लगी हो, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल। और जनता की राय, मीडिया ट्रायल, उसका कितना असर पड़ा आपको लगता है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसा हमने पहले भी बात की, लिंडी चैम्बरलिन का वो सार्वजनिक व्यवहार, उनका धर्म और वो डिंगो वाली कहानी जो अविश्वसनीय लगती थी, इन सब ने मिलकर एक मीडिया सनसनी पैदा कर दी। हाँ। उन्हें बहुत पहले ही कई लोगों ने दोषी मान लिया था। ये केस दिखाता है कि कैसे मीडिया कवरेज और जनमत का दबाव वो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, भले ही अनजाने में ही सही। वकील, जज, जूरी सदस्य, उन पर भी इस माहौल का असर पड़ना स्वाभाविक है। क्या इस मामले ने ऑस्ट्रेलिया में डिंगो के बारे में लोगों की सोच को भी बदला? आपने कहा था कि लोगों को यकीन नहीं था कि डिंगो ऐसा कर सकता है। निश्चित रूप से बदला। इस घटना से पहले ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक डिंगो इंसान पर, खासकर एक बच्चे पर हमला कर सकता है। अच्छा। उन्हें अक्सर ऐसे शर्मीले, डरपोक जानवर के तौर पर देखा जाता था। अजहरिया की त्रासदी ने इस धारणा को तोड़ा और लोगों को ये मानना पड़ा कि जंगली डिंगो खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद डिंगो मैनेजमेंट और इंसानी बस्तियों के पास उनकी मौजूदगी को लेकर नीतियां भी बदली। और खुद न्याय प्रणाली के बारे में ये क्या कहता है? इतनी सारी जांचें, गलत सजा और फिर आखिर में सुधार। ये दो बातें दिखाता है। एक तो ये कि न्याय प्रणाली परफेक्ट नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती हैं और गंभीर गलतियां भी। हाँ। लेकिन साथ ही ये अपील करने का जो सिस्टम है, नए सबूतों पर विचार करने का और गलतियों को सुधारने की जो व्यवस्था है, उसके महत्व को भी दिखाता है। भले ही देर से सही। हाँ, भले इसमें दशकों लग गए, लेकिन अंततः सिस्टम ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा। ये धीमी प्रक्रिया हो सकती है, पर यह जरूरी है। दोष मुक्ति के बाद चैम्बरलिन परिवार का क्या हुआ? लिंडी तो जेल से रिहा हो गई थी 1986 में ही, है ना? हाँ, लिंडी 1986 में वो मैटिनी जैकेट मिलने के फौरन बाद ही रिहा हो गई थी। हालांकि औपचारिक दोष मुक्ति 1988 में हुई। और फिर मुआवजा भी मिला शायद? हाँ, बाद में सरकार ने उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और जेल में बिताए समय के लिए मुआवजा भी दिया। लेकिन जाहिर है इस पूरे प्रकरण ने उनकी जिंदगी पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी होगी। बिल्कुल। बाद में लिंडी और माइकल का तलाक भी हो गया। और सांस्कृतिक रूप से ये मामला लोगों की यादों में कैसे रहा? वो एक जुमला बहुत मशहूर हो गया था शायद। हाँ, वो डिंगो एट माई बेबी, एक डिंगो ने मेरे बच्चे को खा लिया। ये वाक्य मतलब दुखद रूप से बहुत प्रसिद्ध हो गया। ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। अक्सर लोग इसे मजाक में इस्तेमाल करने लगे या किसी अविश्वसनीय कहानी का जिक्र करने के लिए, जो कि उस असल त्रासदी से बहुत दूर था जिसने इसे जन्म दिया था। सही। इस केस पर कई किताबें लिखी गईं, टीवी शो बने और सबसे मशहूर 1988 में मेरिल स्ट्रीप की फिल्म आई थी, ए क्राइम इन द डार्क। ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम इविल एंजल्स था। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसने इस कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 1980 में अजारिया गायब होती है, 1981 की पहली जांच कहती है डिंगो, पर शक बना रहता है। हाँ। 1982 में माता पिता दोषी, 1986 में वो जैकेट मिलती है, एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। 1988 में सजाएं पलट दी जाती हैं, बरी हो जाते हैं। 1995 की जांच फिर भी बेनतीजा, ओपन फाइंडिंग। और अंत में 2012 में 32 साल बाद आधिकारिक पुष्टि के मौत डिंगो के हमले से हुई थी। क्या लंबी दर्दनाक यात्रा रही है ये। बिल्कुल, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सबूतों की व्याख्या कैसे होती है, जनमत किस तरह न्याय को डिगा सकता है, वैज्ञानिक निश्चितता की अपनी सीमाएं क्या हैं, और जब सिस्टम गलती करता है तो सच्चाई और न्याय पाने का रास्ता कितना लंबा, कितना कठिन हो सकता है। ये वाकई एक असाधारण मामला है, जो सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि कानूनी इतिहास, मीडिया स्टडीज, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ साइंस के लिए भी एक केस स्टडी बन गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये उन सवालों को भी पीछे छोड़ जाता है जिनका जवाब शायद कभी पूरी तरह ना मिल पाए, कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, हर पल का विवरण। लेकिन जो कानूनी और तथ्यात्मक निष्कर्ष है, वो अब स्पष्ट है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो, जब कोई मामला इतना ज्यादा सार्वजनिक हो जाता है, इतना मीडियाटाइज्ड हो जाता है, तो कानूनी फैसला आ जाने के बाद भी
मीडिया की वो नज़र, समाज का वो नज़रिया उन व्यक्तियों के जीवन को कैसे प्रभावित करता रहता है जिनके नाम उस कहानी से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। अदालत का फैसला आ जाने के सालों बाद भी क्या वो कभी उस सार्वजनिक छवि से, उस कहानी से पूरी तरह मुक्त हो पाते हैं?